हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्री चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सभी के लिए बेटा मेरे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। तो बेटा इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्लास 11 के स्टूडेंटों की। सब्जेक्ट है बॉटनी और बॉटनी में बेटा यूनिट चल रही है थर्ड। कौन सी? थर्ड यूनिट। देखिए सब्जेक्ट है हमारा वो है बेटा बॉटनी। बॉटनी अगर मैं बात करूँ, देखिए क्लास 11 एग्रीकल्चर वालों के लिए है ये बॉटनी सब्जेक्ट है, ठीक है। और यूनिट की बात करूं तो बेटा यूनिट नंबर है आपकी 3 से पहले देखिए 4 और 5 मैं यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं। जिन्होंने बेटा 3 से पहले की 4 या 5 वाली यूनिट नहीं देखी है तो वो पहले 4 और 5 यूनिट को देखिए, इसके बाद ये 3 यूनिट देखना है। इसके बाद देखिए 3 यूनिट कंप्लीट होते ही यूनिट 1 और यूनिट 2 बचेगी, ठीक है। तो बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर ले और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए बेटे मेन हेडिंग है हमारी वो है बाह्यपरासरण। क्या है? बाह्यपरासरण और अंतःपरासरण को हम इसमें समझेंगे। देखिए इस वीडियो में 4 से 5 टॉपिक्स मैं आपके समाप्त कर दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल लास्ट तक देखना। 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट इस वीडियो में करा दूंगा। देखिए बाह्यपरासरण, बाह्यपरासरण का मतलब है क्या लिखना है इसमें आपको समझिए। देखिए अतिपरासरी विलयन। कैसा विलयन है बेटा? अतिपरासरी विलयन है। अतिपरासरी विलयन में रखने पर कोशिका से जल के बाहर, कोशिका से जल के बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्यपरासरण कहते हैं। समझ लीजिए एक विलयन है, कैसा विलयन है? अतिपरासरी विलयन है या अतिपरासरी विलयन है। उसमें रखने पर कोशिका से जल के बाहर निकालने की क्रिया को परासरण कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सपोज दैट देखिए ये बेटा एक गिलास है। क्या है ये बेटा एक गिलास है और इस गिलास में देखिए ये पानी भरा है और इस पानी में इसमें ये क्या भरा है बेटा? पानी। और इस पानी में क्या मिला दिया मैंने? नमक का घोल मिला दिया। किसका घोल? नमक का घोल। अगर मैं इसके अंदर नमक ना मिलाऊं या मिला दूं और क्या कर दूं? शर्करा का घोल, या इसके अंदर क्या डाल दूं? शर्करा डाल दूंगा तो इसमें क्या बन जाएगा? शर्करा का घोल, क्योंकि शर्करा पानी के साथ घुल जाती है और नमक को मिलाओगे तो नमक भी पानी के साथ घुल जाएगा। अगर अब मैं बात करूं इसमें देखिए अब आपको क्या करना है? इस गिलास के अंदर अब इसमें के अंदर क्या डाल दो आप? इसके अंदर क्या डाल दो आप? अंगूर डाल दो। इसके अंदर जैसे ही अंगूर डालोगे और इसके बाद जब आप इसे बाहर निकालोगे तो बेटा अंगूर पिचक जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा? पिचक जाएगा। तो देखो यही बात बताई गई है कि अंगूर को नमक के घोल या शर्करा के सांद्र विलयन में रखने पर अंगूर क्या है? वो पिचक जाता है। तो देखिए हमने बाह्यपरासरण को समझ लिया। बाह्यपरासरण में आपको इतना ही लिखना है कि अतिपरासरी विलयन में रखने पर कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? बाह्यपरासरण कहते हैं। समझ गए मेरी बात? फिर से समझ लीजिए। अतिपरासरी विलयन में रखने पर कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? बाह्यपरासरण कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में की बात करें तो अंगूर को नमक के घोल या शर्करा के घोल में डालने पर अंगूर क्या है? वो पिचक जाता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अंतःपरासरण को समझिए। देखिए अंतःपरासरण के में क्या लिखोगे आप? कैसा विलयन होगा इसमें? अधोपरासरी विलयन होगा। कैसा विलयन होगा? अधोपरासरी विलयन। देखिए अधोपरासरी विलयन में रखने पर कोशिका को जल को अवशोषित करके, अब यहाँ कोशिका के जल से बाहर निकालने की क्रिया की बात नहीं कह रहा है क्योंकि अंतःपरासरण है। तो अंतःपरासरण में क्या होगा? वो जल को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, जल को सोख लेगा। अब कोई भी चीज़ होगी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामग्री आप जल के अंदर डालोगे और जल के अंदर वो सामग्री क्या करेगी? जल को एब्जॉर्ब कर लेगी, जल को शोषित कर लेगी। जब जल को एब्जॉर्ब कर लेगी तो क्या होगा? कोई भी सामग्री क्या होगी? वो फूल जाएगी। समझिए देखिए अधोपरासरी विलयन में रखने पर कोशिका जल को अवशोषित करके फूल जाती है। सपोज दैट देखिए बेटे ये आपका गिलास है। क्या है ये गिलास है और इस गिलास में आपने क्या भर दिया?
इस गिलास में आपने बेटे पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। अब इस गिलास के अंदर पानी है, आपने क्या काम करा, इसके अंदर बेटा किशमिश के दाने डाल दिए। किसके? किशमिश के। आपने किशमिश के दाने डाल दिए। शाम को देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप सबसे बड़ा प्रैक्टिकल आप करके देखिए। आप एक गिलास लीजिए और गिलास में पानी भर दीजिए, उस गिलास के अंदर किशमिश के आप दाने को डाल दीजिए। 10-12 दाने आप डाल दो, शाम को डालो और सुबह को जब देखोगे तो किशमिश का दाना पहले इतना छोटा था, पहले किशमिश का दाना इतना छोटा होगा, जब मॉर्निंग में आप देखोगे निकालोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जल के अंदर आपने डाला था, उसे क्या करा, किशमिश ने क्या करा, जल को एब्जॉर्ब कर लिया, जल को शोषित कर लिया, अंतः शोषण कर लिया, तब वो क्या हुआ, फूल गई किशमिश। तो यही आपको इसमें लिखना था अंतःपराशरण में कि अधोपराशरी विलयन में रखने पर कोशिका जल को अवशोषित करके फूल जाती है। इसे क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम अंतःपराशरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है कि किशमिश को जल में रखने पर किशमिश फूल जाती है। क्लियर? आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए बेटे, नेक्स्ट देखिए टॉपिक है हमारा, वो है बेटा सक्रिय अवशोषण तथा निष्क्रिय अवशोषण में अंतर। यानी सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर को यहाँ हम समझेंगे। अगर देखिए क्वेश्चन दूसरी टाइप से पूछ सकता है तो आपसे बेटा इस प्रकार से पूछ सकता है कि सक्रिय अवशोषण तथा निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि। क्या क्रियाविधि? अगर आपसे सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि पूछे तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा, और सक्रिय अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण में अंतर पूछेगा तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह सक्रिय तथा निष्क्रिय, सक्रिय तथा निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि, और करके अथवा करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण में अंतर को समझाइए। तो देखिए 2 पॉइंट में हम बिल्कुल सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण को बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए बेटा परासरण दाब, किसकी बात कर रहा है? परासरण दाब। परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक जड़ में पैदा होते हैं। किसमें? अगर वो परासरण दाब में अंतर अगर उत्पन्न करने वाले जो कारक होंगे वो कहाँ पैदा होते हैं? जड़ में, पौधे के जड़ में पैदा होते हैं। जड़ें अवशोषण क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। भाई जब पौधे की जड़ें हैं, वो जड़ें क्या है, अवशोषण में कैसे रूप में? क्रिया में, अवशोषण क्रिया में किस प्रकार से? सक्रिय रूप से। ये देखिए सक्रिय अवशोषण पढ़ रहे हो आप, तो सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इन क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कार्य आप सक्रिय होकर करोगे, एक्टिव होकर करोगे, तो आपको पता है उसमें आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वही प्रोसेस यहाँ पे है। फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को, परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक। परासरण दाब की बात हो रही है यहाँ। परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक कहाँ पैदा होते हैं बेटा? जड़ में पैदा होते हैं। जड़ में पैदा होते हैं और जड़ें अवशोषण क्रिया में कैसे? सक्रिय रूप से भाग लेती है। जब जड़ें अवशोषण क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगी तो हमें एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो क्या है? इन क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब निष्क्रिय अवशोषण में समझ लीजिए, देखिए परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक पौधे के बाह्य भागों में पैदा होते हैं। देखिए जब हमने बाष्पोसर्जन पढ़ा था तो बाष्पोसर्जन की परिभाषा में आपने पौधे के बाह्य भाग भी मैंने आपको बताए थे। जैसे आपको बताया था उपत्वचा, बताया था पौधे की, बताया था 3 प्रकार के मैंने बाह्य भाग बताए थे, वहाँ पे आप समझ गए होंगे बाष्पोसर्जन के बारे में। तो परासरण दाब में यहाँ पे समझना है आपको, परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक। किसमें? परासरण दाब। यहाँ पे भी परासरण दाब की बात हो रही है। परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक कहाँ पे? पौधे के बाह्य भाग में पैदा होते हैं। अब पौधे के जड़ में पैदा नहीं होते, कहाँ पे? पौधे के बाह्य भाग में, यानी ऊपर भाग में। ठीक है, बाह्य भाग में पैदा होते हैं। जड़ें इसमें सक्रिय भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? क्योंकि जो परासरण दाब है वो अंतर उत्पन्न करने वाले कारक पौधे के बाह्य भाग यानी ऊपर वाले भाग में पैदा हो रहे हैं, तो जड़ें सक्रिय रूप से क्यों भाग लेंगी? जड़ें तो निष्क्रिय हो जाएंगी। तो आपने लिखोगे इसमें कि जड़ें इसमें सक्रिय भाग नहीं लेती। जब इसमें जड़ें सक्रिय भाग नहीं लेंगी तो क्या इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? तो सीधे सीधे आप ले सकते हो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे क्या लिखोगे? इसमें
ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप खुद समझो, आप कोई भी कार्य, आप मान लो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, जब आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो बेटा आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप मेहनत से पढ़ाई ही नहीं करोगे, एक्टिव होकर पढ़ाई नहीं करोगे, सक्रिय होकर पढ़ाई नहीं करोगे, निष्क्रिय होकर पढ़ाई करोगे, तो क्या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सेम प्रोसेस यही है। पहला पॉइंट आप समझ गए सक्रिय अवशोषण का, कि परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं वो कहाँ पैदा होते हैं? जड़ में पैदा होते हैं। जड़ें अवशोषण क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। जब जड़ें अवशोषण क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेंगी तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या ज़्यादा पड़ती है, ये लिख सकते हो। परासरण दाब देखिए, निष्क्रिय में समझिए, परासरण दाब में अंतर उत्पन्न करने वाले कारक पौधे के किसमें? वायवीय भाग में पैदा होते हैं। जड़ें इसमें सक्रिय भाग नहीं लेती, क्योंकि हम निष्क्रिय पढ़ रहे हैं तो निष्क्रिय ही रहेंगी। जड़ें कैसे रहेंगी? निष्क्रिय। इसमें ऊर्जा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। अब समझिए सक्रिय अवशोषण में सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट बहुत छोटा है, बहुत सिंपली है। इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, कि कम बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में होता है। क्या होता है? सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण कब होता है बेटा? कम बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में भी होता है। यानी बाष्पोत्सर्जन की स्टेज कम है तो भी होगा, अधिक है तो भी होगा, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में कम बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में ही होता है सक्रिय अवशोषण, ज़्यादा में नहीं, कम बाष्पोत्सर्जन। अब आप बाष्पोत्सर्जन पढ़ चुके हो, बाष्पोत्सर्जन की दर कब घटती है, कब बढ़ती है, कब बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, कब बाष्पोत्सर्जन कम होता है, पूरा लॉन्ग मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? कम बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में भी होता है। लेकिन निष्क्रिय अवशोषण की बात करें तो निष्क्रिय अवशोषण है वो कम बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में कभी नहीं होता, बल्कि अधिक बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में होता है। निष्क्रिय अवशोषण कब होगा? अधिक बाष्पोत्सर्जन की अवस्था में होगा। तो बेटा हमने देखिए यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लिया, सक्रिय तथा निष्क्रिय अवशोषण की क्रियाविधि पढ़ ली, सक्रिय अवशोषण तथा निष्क्रिय अवशोषण में अंतर पढ़ लिया। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका आंसर यही होगा। बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है बेटा परासरण तथा विसरण। परासरण और विसरण में अंतर। तो बेटा इस वीडियो में देखिए परासरण और विसरण में अंतर यानी तीसरा टॉपिक है। दो टॉपिक्स हम निपटा चुके हैं और ये तीसरा टॉपिक है। देखिए अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के, चाहे बॉटनी, चाहे फिजिक्स, चाहे मैथ, XYZ किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा और पूरा प्रोसेस बता दूंगा नोट्सों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश करिए। तो देखिए फर्स्ट हमारी जो पॉइंट है परासरण में, उसे समझिए। देखिए इसमें द्रव या विलयन, देखिए यहाँ पे बेटा मैं आपको विलय विलायक विलयन नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि विलय विलायक विलयन छोटी सी बात है, ये सब बातें आपको आनी चाहिए। जब तक आपको विलय विलायक विलयन नहीं आता तब तक ये क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आए। तो जिससे कि समझ में आता है विलय क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, वो तो आराम से समझ जाएगा। समझिए देखिए इसमें द्रव, द्रव का मतलब लिक्विड, कोई भी जल हो सकता है, कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है। इसमें द्रव या विलयन के विलायक का विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। सपोज दैट अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है समझिए। देखिए कोई भी एक बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें इस प्रकार से यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होगी, ठीक है, और इधर जल के मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी जल के मॉलिक्यूल्स हैं, जल भरा है दोनों तरफ, ठीक है। इसमें चाहे आप चीनी को मिलाइए, चाहे किसी भी चीज़ को, अदरवाइज नमक का घोल, नमक को मिला दीजिए। इसमें क्या होगा, जब परासरण दाब, यहाँ से दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, इधर जब मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली है, इस झिल्ली को पार करके इधर आ जाएंगे। जब परासरण दाब कम होगा इधर का, तब इधर से इधर आ जाएंगे, और जब परासरण दाब इधर ज़्यादा होगा तो इधर से कम परासरण दाब की ओर चले जाएंगे, किसे, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है जैसे आप एक प्रकार से चाय छानते हो छन्नी से, जैसे चाय की छन्नी काम करती है चाय छानने का, उसी प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली का काम होता है।
तो देखिए आपने देखा इसमें द्रव या विलयन के विलायक का विसरण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है, लेकिन इसमें समझिए विसरण में क्या होता है। विसरण का मतलब होता है फैलना। फैलेगा कब? जब वो गैस फॉर्म में होगा। देखिए इसमें गैस अथवा द्रव पदार्थों के स्वतंत्र अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यानी मूव करते हैं। विसरण का मतलब तो फैलना होता है। गैस है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, वो फैल रही है। तो आपने विसरण में फर्स्ट पॉइंट समझ लिया कि इसमें गैस अथवा द्रव पदार्थों के स्वतंत्र अणु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी गति करते हैं वो। सेकंड पॉइंट समझिए परासरण में। देखिए इसमें अणुओं का प्रवाह विलयन के दाब पर निर्भर करता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, परासरण की बात कर रहे हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा उनका प्रवाह, यानी उनका प्रवाह का मतलब है चलने फिरने का कार्य विलयन के किस पर, दाब पर, यानी उसके प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर पर जितना हाई होगा उतनी तेजी से मॉलिक्यूल्स इधर से उधर प्रवाह करेंगे, यानी चलेंगे फिरेंगे, और जितना प्रेशर कम होगा उतने ही धीमी गति से कार्य होगा। धीमी गति से मॉलिक्यूल्स अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट समझिए विसरण में। तो विसरण में समझिए क्या है, देखिए इसमें अणुओं का प्रवाह उनके विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होता है। बहुत अच्छी बात है, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें अणुओं का प्रवाह उनके विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होता है। थर्ड पॉइंट समझिए आप परासरण में। देखिए इसमें अणुओं के प्रभाव पर झिल्ली के गुणों का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली के गुणों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है ये समझिए, इसमें अणुओं के प्रभाव पर, यानी जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे जल के मॉलिक्यूल्स हैं, या उसमें जल में आपने नमक मिला दिया या चीनी मिला दिया तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसके चलने फिरने पर प्रभाव तो पड़ेगा, किसके कारण, झिल्ली के गुणों का प्रभाव पड़ता है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके गुणों का भी प्रभाव पड़ता है अणुओं के मॉलिक्यूल्स के चलने फिरने पर। ये पॉइंट, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट देखिए विसरण में थर्ड पॉइंट कि इसमें किसी झिल्ली का प्रभाव नहीं होता। क्योंकि इसमें किसी झिल्ली का प्रभाव क्यों नहीं होता, किसी झिल्ली का लेन देन क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये विसरण है। विसरण एक गैस फॉर्म में होता है। गैस फॉर्म में तो हवा में गैस देखिए एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उड़ जाती है, यानी फैल जाती है। तो इसमें झिल्ली का तो कोई मतलब ही नहीं होता, अर्धपारगम्य झिल्ली का। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट समझिए। देखिए परासरण में आपको दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, बच्चे कह रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। चलिए शायद अब आपको दिखाई दे जाए। समझिए, देखिए जो फोर्थ पॉइंट है परासरण में कि इसमें विलायक के प्रवाह की मात्रा विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है। फिर से समझिए, देखिए विलय विलायक विलयन मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं परासरण और विसरण पढ़ा रहा हूँ, तो विलय विलायक विलयन आपको आना चाहिए। देखिए इसमें विलायक के गुण, विलायक के प्रवाह की मात्रा विलय की सांद्रता पर निर्भर करती है, विलय की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं हम विसरण की। तो विसरण में क्या हो जाएगा समझिए, इसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों के अणु स्वतंत्र रूप, कैसे स्वतंत्र रूप में प्रवाह करते हैं यदि उनमें रासायनिक क्रिया ना हो। तो बेटा ये था परासरण और विसरण में अंतर, समझ लिया। अब आपको बता दूं, देखिए यूनिट नंबर 3 से 2 वीडियो और अपलोड होंगी। इसके बाद यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी और यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 2 और यूनिट फर्स्ट बची। ठीक है, इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।